हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम कर रहे थे। तो ध्यान रखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बच्चों कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक फिनिश कर लिया था। तो सर ये क्वेश्चंस मुझे कहाँ मिलेंगे? जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, तो उस पर रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस प्योर मैंने पढ़ाया भी हुआ है, और जब इस मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल या लैपटॉप यूज करो तो उसमें खुल के आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैथ्स के भी मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर कराए, सारा लिंक नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो आराम से। तो ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 23। बट उसके पहले की इन्फॉर्मेशन, आप क्या करते हो, यूट्यूब से 1 घंटे में फिनिश कर देते हो क्या इस मैटर अराउंड अस प्योर। 1 घंटे में चैप्टर फिनिश, कल टेस्ट दे दिया। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको एक चैप्टर को 7 to 8 डेज लग के बहुत अच्छी तरीके से देना है। तो सर कहाँ से पढ़ें? जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, करीब 20 to 21 लेक्चर्स होंगे। पहले तो चैप्टर पढ़ाया है मैंने, ऊपर आपको लिंक मिलेगा चैप्टर का और नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो उससे आपका एनसीईआरटी के सोल्यूशन आराम से बन जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर्स में करा देता हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको उठानी है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक आपको देखना है, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आपको साइंस में इंटरेस्ट आने लगेगा, बढ़िया परफॉर्म करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों क्या कहता है? कहता है एन एलिमेंट इज सोनरस एंड हाईली डक्टाइल। ठीक है, कोई एलिमेंट है। अच्छा एक बात बताइए, एलिमेंट्स को जब हमने क्लासीफाई किया था, क्लास में पढ़ा था, तो 3 पार्ट्स में किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, तो वो आपने क्लासेस सब देखी हुई हैं। तो कोई एलिमेंट है वो सोनोरस है और हाईली डक्टाइल है। अब ये सोनोरस क्या होता है? जैसे आपके स्कूल की बेल होती है, जब उसको हम हैमर से मारते हैं तो आवाज़ करता है वो। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द क्या, लगभग सारे मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। अगर हम उनको उस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से मारें या हैमर से मारें तो वो आवाज़ करेगा। ठीक है ना, सोनोरस मतलब जो साउंड देने की एक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स में। ओके, कह रहा है एंड डक्टाइल। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये एलिमेंट कौन होगा बताओ? मेटल होगा कि नॉन मेटल? मेटल होगा। पहचान में तो आ गया, बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा वही आगे आपको यही क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई दिस एलिमेंट? इस एलिमेंट को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि एलिमेंट्स को जब हमने क्लासीफाई किया तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? मेटल्स में रखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों पहला आंसर हमने क्या दिया? दिस एलिमेंट इज मेटल। तो यहां तक हमने आंसर कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू पॉजेस। ओके, कह रहा है जब आप ये एलिमेंट पहचान जाइए तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी इस एलिमेंट में और कौन सी विशेषताएं होंगी इसमें? तो देखिए मेटल की जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो यहाँ लिखते चले जाइए। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए आंसर हमने यहाँ पे किया हुआ भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बच्चों अगर प्रॉपर्टीज याद दिलाएं शॉर्ट में फटाफट, ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज जो थी आपकी मेटल्स की, मैलिएबल होता था। मैलिएबल क्या होता था? मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, इस पे फोर्स लगा के इसकी हैमरिंग करके इसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्फी वर्फी जब आप खाते हो तो उस पर एक सिल्वर का लेयर लगा होता है, सिल्वर का, है ना, वर्क किया होता है। तो वो क्या होता है? सिल्वर एक मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैलिएबिलिटी। उसी के कारण उसको हैमरिंग करके उसको बहुत पतला कर दिया जाता है, फाइन कर दिया जाता है। ओके, और जैसे एल्युमिनियम का फॉइल आता है मार्केट में, आप देखते हो, तो एल्युमिनियम का फॉइल कैसे बनता है बताओ? हैमरिंग करके। मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि ये मैलिएबल होता है। जब आप इसको हैमरिंग करते हो इसकी, तो ये ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक जो हो जाता है वो ब्रिटल होते हैं, वो तो नॉन मेटल। जैसे कोयला नहीं होता है, कोयला को आप हाँ कोल की कैटेगरी में आता है वो। उसको अगर आप मारो, या कांच जो होता है वो ब्रिटल होता है। ग्लास कोई हो कांच का, ठीक है, तो वो ब्रिटल होता है। उसको हैमर से मारोगे तो वो ब्रिटल होता है। ठीक है, बट मेटल्स आपके मैलेबल होते हैं। तो एक तो ये हमने आपको याद दिलाया। उसके बाद डक्टाइल तो क्वेश्चन में दिया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट का भी अच्छी तरीके से कंडक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ही डिटेल में क्लास में डिस्कस किया बच्चों। अगर आपको और नॉलेज लेना है तो आप पहले प्लीज लेक्चर्स देखिए। ओके, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होते हैं। ठीक है ना, चमकते हैं ऑब्वियसली। और क्यों चमकते हैं हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो बस अभी आपको ये समझना है कि शाइनिंग होते हैं। तो इतनी बातें। इसके अलावा बच्चों अगर आपको हम याद दिलाएं, ठीक है, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते थे। वो हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा? सर
तो हमने सर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखिए जब उन्होंने आपको ये बोला कि एलिमेंट कौन सा है तो हमने बताया कि भाई मेटल है, तो मेटल की बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखिए आप, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही हमने यहाँ पर लिखी है। क्या ये देखिए आगे हमने बढ़ाया, क्या अदर कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेक्टेड टू बी पॉजेस्ड बाय द एलिमेंट्स आर लश्यर, चमकदार होगा, शाइन करेगा जब उस पर लाइट पड़ेगी, मैलेबल होगा, हर एक मेटल मैलेबल होता है, ठीक है, और हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लिख दोगे तो काफ़ी है। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते थे जिससे उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता था, और इस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप इसको बिल्डिंग्स, रेलवे लाइंस बनाने में इसका आप यूज़ मेटल्स का, या आप जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते थे, ये हमने आपको बताया, ठीक है। मशीन्स बनाने में आप इसका यूज़ करते थे, तो ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल सॉलिड होते थे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक मेटल ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, दैट इज मरकरी। बात समझ में आई? तो मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता था। और हमने आपको बताया था कि इसकी डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होता है। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप क्लास कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हमने बताया था कि मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने आपको बताई थी, ठीक है। और इसमें हमने आपको एक्सेप्शन केस भी दिया था पोटेशियम का। पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता था वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता था, याद है आपको? तो देखिए बच्चों, ये सब बातें हमने यहाँ क्यों नहीं लिखी, हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिखाने, क्योंकि अगर हम ये सब लिखने लगेंगे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर, तो भाई किसी का हाई होता है किसी का लो होता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये तीन लिख दीजिए, दैट इज इनफ, लश्यर, मैलेबिलिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। पूरा पढ़ना हो तो लिंक पे नीचे क्लिक कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, तो ये इसका आंसर आप इतना लिखोगे, ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने पहले मैं पार्ट ए लेता हूँ, इसमें ए बी सी डी ई पार्ट है, पहले पार्ट ए लेता हूँ। कह रहा गिवन एग्जाम्पल ईच फॉर द मिक्सचर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मैंने शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो आइए देखते हैं पार्ट ए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पार्ट ए में दिया अब वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, ओके। तो एक मतलब कोई मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या है, एक वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल है। अब देखिए कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है। देखिए आप इसको बच्चों बहुत इजीली समझ सकते हो, जो नेल पॉलिश छुड़ाने वाली स्पिरिट होती है ना, या फिर पेट्रोल जो होता है, आप पेट्रोल को हाथ में रखो तो वो इवापोरेट हो जाता है अपने आप फटाफट, तो वो कैसा हो गया बताओ, वोलाटाइल हो गया, ठीक है। वाटर भी वोलाटाइल है, लेकिन वाटर थोड़ा सा कम वोलाटाइल है ना। वाटर भी तो कॉन्टिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है ना, आप वाटर को छोड़ दो कहीं पे तो कॉन्टिन्यूसली वो इवापोरेट होता रहता है, उसके वेपर्स बनते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, आपको पता है इवापोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए एक वोलाटाइल होगा और एक नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होगा, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक ले लो हाथ में रख लो, जिंदगी भर रखे रहो, कभी भी वो उसके वेपर नहीं बनेंगे। तो जो इजीली जिसके वेपर बन जाते होंगे, जो गैशियस फॉर्म में इजीली चला जाता है वो वोलाटाइल, और जो इजीली गैशियस फॉर्म में नहीं जाता है वो नॉन वोलाटाइल। ये बात आपको पता चल गई, ठीक। अच्छा अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए बात समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है सजेस्ट, मतलब पहले तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें मिक्सचर हो, किसका, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स। मतलब जब ये मिक्सचर आप बना लो तो इनको सेपरेट करने का मेथड भी बताओ कि वापस से उस मिक्सचर में से हम कंपोनेंट को कैसे अलग करें। आइए पार्ट ए लेते हैं। तो देखिए बच्चों, वोलाटाइल एंड अ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, डेली लाइफ में आप ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हो। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब जो नमक होता है, टेबल सॉल्ट खाने वाला, उसको वाटर में जब मिक्स करते हो, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन, ओके। तो बहुत सिंपल है ये तो। वाटर क्या है, वोलाटाइल। सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। मिक्सचर बना लो, क्या दिक्कत है। तो हमने यहाँ आंसर में क्या लिखा, वाटर विथ कॉमन सॉल्ट। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके। तो आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सिंपल वाटर एंड वाटर विथ कॉमन सॉल्ट लिख दीजिए। अब देखिए ये तो मिक्सचर का एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसको सेपरेट करने का मेथड, तो यहाँ पे हमने मेथड आगे दिया हुआ है। मेथड आपको पता है, या तो इवेपोरेशन कर दो, मतलब छोड़ दो उसको खुला, वाटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली 2-4 दिन में सारे उड़ जाएंगे, और सॉल्यूशन में मतलब सॉल्वेंट तोड़ गया सारा वाटर, और बचेगा क्या आपका, सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट वही कॉमन सॉल्ट बच जाएगा वाइट कलर का, ठीक है। तो ये तो एक ये मेथड है। डिस्टिलेशन भी कर सकते हो आप, डिस्टिलेशन प्रोसेस याद है,
ठीक है, उसको बॉईल करेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर वेपर बन के आएगा, फिर उसको डिस्टिल करके ठंडा कर लेंगे और अंदर NaCl बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है इवेपोरेशन, कॉमा का मतलब या तो इवेपोरेशन यूज़ कर लो और डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हो। कोई डाउट है बताइए, क्या इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता है? तो जवाब है इस क्वेश्चन के बच्चों बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे कि देखिए एक और आंसर हमने लिखा और करके, और का मतलब या तो ये लिखो एग्जाम में, या तो ये लिखो, ये भी बेस्ट आंसर है, ये भी ठीक आंसर है। ये वाले आंसर को देखिए, यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है और सोडियम क्लोराइड लिया है। देखिए अमोनियम क्लोराइड बच्चों वोलेटाइल होगा, क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को अगर आप रख दो तो धीरे धीरे उसके वेपर बन जाते हैं, गैसेस फॉर्म में तो चला जाता है ना, सीधे सॉलिड से कहाँ जाता है वो गैस में। आपको पता है अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो ये हो गया वोलेटाइल और ये हो गया नॉन वोलेटाइल, दोनों का मिक्सचर कर लो। तो हमने मिक्सचर का एग्जांपल दे दिया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब इसको सेपरेट कैसे करोगे? तो जवाब है सब्लिमेशन से। बहुत ईजी है, सब्लिमेशन प्रोसेस सबको याद है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड। कोई डाउट है बताइए, सब्लिमेशन मेथड में क्या करोगे? यहाँ पे एक यहाँ पे कॉटन लगा देते हो और ये आपका ये देखिए ये आपका फ्लास्क है, इसको उल्टा करके आपने इसके ऊपर रख दिया। ओके, और यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाएगा और यहाँ पे वॉल्स पे लग जाएगा ये जो भी आपका वेसल है इस पे, और नीचे क्या बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है कि टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो इस बार जो मिक्सचर आपको बनाना है, पहला भी वोलेटाइल होना चाहिए और दूसरा भी वोलेटाइल होना चाहिए। कह रहा विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब कि जो दो कंपोनेंट आप लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन दोनों कंपोनेंट्स में अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा खासा, एप्रिशिएबल का मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। और ये हम आपको इसी चैप्टर में पहले पढ़ा चुके हैं। एसीटोन ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। ठीक है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर आप ले सकते हो। ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कैसे ले लें? तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए। देखिए बच्चों, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज व्हाट, 56 डिग्री सेल्सियस लिखवाया है मैंने आपको पीछे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है। अब आप देखिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिशिएबल डिफरेंस है कि नहीं है? कितना है, 100 माइनस 56, 44 डिफरेंस, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। तो ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द difference in their boiling point is appreciable, that is what, 44 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, कैसे इसको सेपरेट करेंगे? तो इसका मेथड क्या होना चाहिए बच्चों, डिस्टिलेशन। ये हमने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से फटाफट बता देते हैं। जब आप इसको बॉईल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है, ठीक है, देखिए ये आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, इसमें एसीटोन भी है और वाटर भी है। तो यहाँ पे थर्मामीटर लगाया, जैसे ही थर्मामीटर 56 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, बर्नर का जो हीट देने का रेट है वो आप कांस्टेंट रखिएगा। ऐसा नहीं बर्नर का नॉब और बढ़ा दिया, अगर बर्नर का नॉब आप बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर भी तो बढ़ने लगेगा ना। पर 56 जब दिखा दे थर्मामीटर तो थोड़ा सा बर्नर का नॉब आप मतलब उसको कंट्रोल में रखिएगा। तो बहरहाल तो 56 डिग्री सेल्सियस सारा एसीटोन का वेपर बन जाएगा और यहाँ आपको पता है कंडेंसर लगा होता है और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन लिक्विड के फॉर्म में दूसरे फ्लास्क में मिल जाएगा और यहाँ वाटर बचेगा। ये तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेथड में अगर कहीं इवेपोरेशन लिखा है, इवेपोरेशन, आप एग्जाम्पलर उठा के देखिए, उन्होंने इवेपोरेशन नहीं लिखा है इसमें, उन्होंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डिस्टिलेशन, और बहुत बढ़िया आंसर लिखा हुआ है। एक्चुअल में बच्चों सोचने वाला क्या सोचेगा कि इवेपोरेशन यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन देखिए इवेपोरेशन मेरे ख्याल से नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए अगर मान लीजिए ये एक हमारे पास ये एक मिक्सचर है, किसका बोलिए, इसमें एसीटोन है और क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इसका मिक्सचर है हमारे पास, ओके। जब आपने इसको छोड़ दिया ऐसे खुला तो रूम टेम्परेचर पे तो दोनों का इवेपोरेशन होगा ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एसीटोन का पहले होगा वाटर का बाद में। रॉन्ग, इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, होगा तो दोनों का। हाँ, एसीटोन का रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा और वाटर का कैसा होगा, स्लो होगा। तो दोनों एक साथ होंगे तो आप सेपरेट कैसे करोगे? अब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? तो जवाब है
आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, मान लीजिए पर सेकेंड एसीटोन के 1000 मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो रहे हैं, 1000 पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन वेपर में चेंज हो रहे हैं, गैस में चेंज हो रहे हैं, और वाटर के 100 ही चेंज हो रहे हैं। तो हर एक सेकंड में एसीटोन के ज़्यादा पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में जा रहे हैं और वाटर के कम। बात समझ में ही कि नहीं आई? तो इसलिए इवेपोरेशन में नहीं लिख रहा हूँ। इवेपोरेशन में भी तो जो वेपर मिलेगा उसमें वेपर में भी तो मिक्सचर होगा एसीटोन और वाटर का, तो डिस्टिलेशन इज द बेस्ट प्रोसेस मेरे ख्याल से। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि सर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एसीटोन नीचे दिखाई पड़ जाए और वाटर जी नहीं, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स पोलर डिजॉल्व्स, पोलर रूल होता है, ये हमने क्लास में आपको बताया हुआ है। पोलर डिजॉल्व्स, पोलर मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का उस पर भी पोलैरिटी होती है, ओके, और एसीटोन के मॉलिक्यूल पे भी पोलैरिटी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड हो, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर होता है और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर, इसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब बच्चों ने ये सब हमको क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कहीं ये कंफ्यूज ना हो कि एसीटोन वाटर में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा, बनाएगा। सुनो क्यों बनाएगा। देखो इस CH3 को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये एसीटोन का फॉर्मूला है। और सर क्या मैं एग्जाम में ये सब लिखूंगा? जी नहीं, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे होता है बच्चों माइनस का साइन, इसको हम डेल नेगेटिव लिखते हैं, इस सिंबल को हम डेल बोलते हैं, ओके, तो इसको हम लिखते हैं डेल नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव आता क्यों है? क्योंकि ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, बॉन्ड्स पे बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? जैसे मान लो कि कोई खिलौना है, खेलना है, आप हो, आपका भाई है छोटा, अब आपका भाई जो छोटा है वो बहुत ज़िद्दी है, तो वो खिलौना ज़्यादा टाइम तक दिन में वो रखता है और आपको खेलने को मिल नहीं पाता है। तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है और कार्बन की कम है। तो जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो बेचारा नहीं कर पाता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे आ जाता है यहाँ पॉजिटिव। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हुए नजर आ गए कार्बन ऑक्सीजन पे। इसको हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है। कैसा है? पोलर है। जैसे कि मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेट तो आपने देखा है, बोलते हैं भाई एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है ना, नॉर्थ साउथ। तो जो बाहर मैग्नेट होता है कहते हैं एक नॉर्थ पोल है, एक्चुअल में तो पोल कुछ होता ही नहीं। पोल की खोल क्लास 10th में, पोल की पोल खुलेगी क्लास 10th में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। पोल कुछ नहीं होता है, वहाँ पढ़ाया हुआ हमने, पर फिर भी अभी तक आपने क्लास 8 में देखा था क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम बोलते हैं ना कि मैग्नेट में क्या है, पोलैरिटी है ना। तो ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर, वहाँ पर मैग्नेटिक पोलैरिटीज होती थी, यहाँ चार्ज वाली पोलैरिटीज है, बस इतना सा अंतर है। तो हमने बोल दिया भैया पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? पोलर है। वाटर का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है ये तो हमने क्लास में लगभग आपको बताया होगा, ठीक है, ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। ऑक्सीजन पे होता है यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ पर होता है डेल पॉजिटिव, ये होता है डेल पॉजिटिव, ओके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इस जो बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है, ज्यादा समय तक ऑक्सीजन शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो होते हैं इनको अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इस पे आता है माइनस, इस पे आता है प्लस, इस पे आता है प्लस। अब ये भी पोलर, ये भी पोलर। और मैंने क्या बोला था, मैंने रूल आपको क्या बताया है क्लास में भी कई बार मैं आपको बताता हूं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये रूल है केमिस्ट्री में। मतलब अगर पोलर दो चीजें अगर पोलर होंगी, और पहली बात तो दोनों ही लिक्विड है, चेक कर लो, और दोनों पोलर हैं, बहुत अच्छी तरीके से होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे। क्यों सर? इतना तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। प्लस किसको अट्रैक्ट करता है? माइनस को। माइनस किसको अट्रैक्ट करता है? प्लस को। कैसे सर? अरे बार मैग्नेट है ये, एक और बार मैग्नेट ले आओ, ठीक है। ये साउथ और नॉर्थ, आपको पता है साउथ नॉर्थ को क्या करता है? अट्रैक्ट। और नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले जाओगे तो क्या करता है? रिपेल। मतलब माइनस माइनस को क्या करता है? रिपेल। प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल। प्लस प्लस को रिपेल करता है, लेकिन प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो अब आप ध्यान से चेक करो, जब हमने दोनों का मिक्सचर बना लिया तो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? कैसे? कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करेगा ये वाले एंड को, और पॉजिटिव वाले जो एंड्स हैं वो इस एंड को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं अच्छा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके से दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं। तो ये समझने का तरीका है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। आप ये ना सोचे कि भाई एसीटोन मिल गया ऊपर, वाटर मिल गया नीचे, या वाटर मिल गया ऊपर, एसीटोन मिल गया नीचे। जी नहीं, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर दोनों बच्चों पोलर मॉलिक्यूल से बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं।
आप अगर उसको देखोगे तो आपको वो पानी जैसा लगेगा दूर से, आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसमें एसीटोन और वाटर दोनों मिक्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपकी नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। बाकी आप कहानियां नोट कर लीजिए। 24 पार्ट सी देखिए, 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो हाँ मतलब इनसॉल्युबल तो नहीं आप बोलोगे, मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से। जैसे अभी आपने पीछे एग्जांपल देखा था एसीटोन और वाटर, वो मैं बार बार बोल रहा था अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, वो क्या थे? मिसिबल लिक्विड्स थे। अब इमिसिबल लिक्विड जैसे कि कैरोसिन ऑयल और वाटर, याद है आपको? तो देखिए हमने एग्जांपल दिया क्या हमने यहाँ आंसर सी, कैरोसिन विद वाटर लिख सकते हैं या कैरोसिन एंड वाटर लिख सकते हैं, ओके, या कैरोसिन प्लस वाटर कर दो। तो ये मिक्सचर जब हमने बनाया तो अब आपको याद है मेरे ख्याल से तो कैरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम होती है ना, तो कैरोसिन कहाँ रहेगा? ऊपर, वाटर कहाँ रहेगा? नीचे। तो बताओ जब 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड ऊपर मिलता है एक नीचे, तो कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं? सेपरेटिंग फनल से। याद है आपको? इसी चैप्टर में कराया है तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेथड क्या है? सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये हो गया। पार्ट डी पे आइए, कह रहा कि वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये तो बड़ा इजी है। अब 2 कंपोनेंट ऐसे ले लो जिसमें से एक कंपोनेंट सीधे सॉलिड से कहाँ जा रहा हो? गैसियस स्टेट में। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। एग्जांपल क्या होगा बताइए? अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड प्लस कॉमन सॉल्ट, ये मिक्सचर हम बनाएंगे। और इसको आप कैसे सेपरेट करोगे? तो जवाब है सब्लिमेशन से, बहुत ईजी। ई पार्ट देखिए। अब ई पार्ट देखने के लिए बच्चों आपको क्रोमेटोग्राफी वाला लेक्चर देखा होना चाहिए। तो अगर आपने क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ा है तो पहले क्रोमेटोग्राफी पढ़ लीजिए। यहाँ तो मैं इतना डिटेल, क्योंकि बहुत ही लेंथी मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, करीब 2 घंटे दिए मैंने क्रोमेटोग्राफी में, ओके। कह रहा है 2 और मोर कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल इन सम सॉल्वेंट, ओके। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कहीं पे, ठीक है, तो किसी सॉल्वेंट में अगर वो सॉल्युबल होते हैं तो हम इसको भाई कलर को सेपरेट करना है। तो कौन से मेथड से करोगे? क्रोमेटोग्राफी, सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल्स प्लांट पिगमेंट्स, प्लांट के जो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनको हम कौन से मेथड से सेपरेट करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको क्रोमेटोग्राफी नहीं आता बच्चों, प्लीज़, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नीचे आगे लिंक क्लिक करें, ढूंढें चैप्टर में कहाँ पढ़ाया हुआ है, ढूंढें क्या, शुरू से करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों पढ़ लीजिए क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। 24 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो एक एक करके हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हो। कह रहा कोलॉइड इज अ, अब कोलॉइड कैसा मिक्सचर होता है बताइए? होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस होता है ना। तो कोलॉइड इज अ, यहाँ हम क्या फिल करेंगे? ब्लू पेन से मैं फिल करता हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। कैसे? कोलॉइड का एग्जांपल क्या है? मिल्क। तो मिल्क से आप क्रीम कैसे सेपरेट करते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, ये हमने फिल कर दिया। उसके बाद पार्ट बी देखिए, आइस वाटर, आइस फिर कॉमन लिखा है, वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट, ओके, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए ये आइस क्यूब है, ठीक है, और ये वाटर के वेपर्स हैं और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में। तीनों देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन एक बात बताइए, तीनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेम है ना, इनके पार्टिकल्स तो सेम है। यहाँ पे भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ढूंढोगे, इसका जो पार्टिकल है, इसका जो मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? H2, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी H2 है, इसमें भी क्या है? H2 है, और इसमें भी क्या है? H2O, यानी कि इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स उसमें, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स इसमें। तो तीनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि केमिकल जो केमिकली कंबाइन होके एटम से जो मॉलिक्यूल बना हुआ है बच्चों, वो तीनों में क्या है? सेम है, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो तीनों की सेम रहेगी, बट इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने रही, इसकी अपीयरेंस, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है? सॉरी, सॉलिड, गैस और लिक्विड, ठीक है, या सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई डाउट है बताइए? तो ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप क्लियरली समझ गए होंगे, ओके। तो देखिए कह रहा है कि आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स लुक डिफरेंट एंड क्या होना चाहिए इसमें? लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले, लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले, एंड यहाँ होना चाहिए था डिस्प्ले क्वेश्चन में, एंड डिस्प्ले डिफरेंट डैश प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर होना चाहिए, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने बात कर दी इसके फेस के बारे में, है ना। आइस क्या है? सॉलिड है, ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड है,
और वाटर वेपर्स क्या है, गैसेस, गैस है, ठीक है, गैसेस स्टेट है। तो कह रहा है ये लुक डिफरेंटली, मतलब देखने में लग रहा है डिस्प्ले, मतलब तो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, देख रहे हो ना आप, फिजिकल अपीयरेंस इनकी अलग है, टच करोगे तो अलग होगा आपको, मतलब अब इनका अपीयरेंस अलग है, क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के लगने का पैटर्न क्या है, डिफरेंट है। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिक्विड में उससे कम है और गैस में सबसे कम है। तो ये सब बातें आपने क्लास में देखी हुई है, ठीक है। तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय बट होगा ना यहाँ पर, बट दे आर केमिकली द सेम, दे आर केमिकली द सेम, ओके। मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बच्चों दे सकता हूँ, देखिए जैसे कि कैल्शियम जो होता है, ठीक है, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है। अब आप चाहे कैल्शियम को वाटर लिक्विड से रिएक्ट करा दो, चाहे आप कैल्शियम के ऊपर ले जाके आइस रख दो तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और चाहे आप कैल्शियम के ऊपर वाटर के वेपर फ्लो कराओ, वाटर के वेपर डालो तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CH होल्ड वाइज। तो वाटर ने सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई, फेज उसका कुछ भी हो, स्टेट उसका कुछ भी हो, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल इज मिक्स्ड, ओके। सेपरेटिंग फनल में वाटर लिया गया और क्लोरोफॉर्म लिया गया, ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स किया गया एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और छोड़ दिया गया। फिर क्या होता है, द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ, अब सुनिए यहाँ पे आपको एक नॉलेज होनी चाहिए जो कि नहीं पता है तो मेरी बात आप सुन लो बच्चों। वाटर की डेंसिटी क्लोरोफॉर्म से कम होती है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है सर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्लोरोफॉर्म की होती है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 आप क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की जो डेंसिटी होती है 1.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले तो उसमें वाटर का कितना मास मिलेगा, 1 ग्राम, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम क्या है दोनों के सेम, लेकिन मास किसका ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में, क्लोरोफॉर्म का। तो डेंसिटी किसकी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यही तो डेंसिटी होती है। तो क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है, तो वो हैवी होगा। तो सेपरेटिंग फनल में नीचे कौन मिलेगा, जो हैवी होगा, तो नीचे क्लोरोफॉर्म और ऊपर वाटर का लेयर आपको मिलेगा। तो देखिए इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन द सेपरेटिंग फनल, यहां से द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ, अपर लेयर किसकी होगी, हल्के वाले की, हल्का कौन है, वाटर, तो अपर लेयर किसकी होगी, वाटर की, ओके। एंड द लोअर लेयर विल बी दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, मान लीजिए यही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आ गया अगर, तो रीजन लिखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन क्लोरोफॉर्म, ओके। कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट डी देखिए 24 का कह रहा है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स, 2 या 2 से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स हो, फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। तो आपको याद है अगर 2 मिक्सेबल लिक्विड्स हैं जैसे कि अल्कोहल और वाटर, याद है आपको, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अपने क्लास में पढ़ाया आपको 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इनमें डिफरेंस देखो कितना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 78, ओके, 10 माइनस ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7 2, 22 डिग्री सेल्सियस है। अब 22 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर किस में दिया है, केल्विन में, और मैंने आपको बताया जब टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं हम तो डिफरेंस चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, बात क्या रहती है, सेम। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपको डिफरेंस निकालना है, देखो 2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, कितना होगा, 273 ऐड करोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 प्लस 2 275 केल्विन, ओके। और 5 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो तो 278 केल्विन। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, तो 3 केल्विन आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो चेक करो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 और वाटर का होता है 100। तो याद करिए अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्सेबल होते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब दोनों के 2 मिक्सेबल 2 या 2 से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस होता था या 25 केल्विन से लेस होता था, तो हम कौन सा मेथड यूज करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। तो अगर जिन बच्चों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं आता है प्लीज क्लास करें, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। यहाँ पर क्या होता था, पूरा सेटअप डिस्टिलेशन जैसा ही होता था, बट डिफरेंस क्या होता था कि यहाँ पर हम बीट्स लगा देते थे, याद है। और ये बीट्स जब हम लगा देते थे तो क्या होता था, दोनों का चेक करो, अल्कोहल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आसपास है, तो एक्चुअल में कभी कभी दोनों के वेपर जब उठने लगते होंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और वाटर की काइनेटिक एनर्जी लो होती है, क्योंकि मान लो कि भाई 78 के आसपास टेम्परेचर है तो वाटर के कुछ ही पार्टिकल्स उठे होंगे 78 पे। कुछ बच्चे बोलेंगे 78 पे वाटर के पार्टिकल कैसे बॉयल होंगे, अरे भैया कुछ पार्टिकल के तो वेपर बनेंगे ना सरफेस से, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाएगी कि वो सरफेस छोड़ के ऊपर जाएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे, अल्कोहल के भी जा रहे हैं, वाटर के भी जा रहे हैं, तो बीट्स लगा दो, कंचे। जब आप बीट्स यहीं पे लगा दोगे तो वाटर के पार्टिकल उससे टकरा के अपनी एनर्जी लॉस करके वापस नीचे गिर जाएंगे, और 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट होगी, बहुत बढ़िया होगी, फास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कंडेंसर में आके ठंडे होके इधर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अल्कोहल और वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लास्क में आपको मिल जाएगा। तो ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया, ओके। अब देखिए जरा, तो ये हो गया आपका क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए पार्ट ई कह रहा है कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, ओके। तो वाटर में हमने क्या डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, ओके। कह रहा है इट शोज अ ब्लूइश टिंज, मतलब देखते हैं जरा, व्हेन लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, मतलब बात समझो देखो जरा, यहाँ पे हम करते हैं इसको। तो देखिए ये हमने क्या लिया, वाटर लिया, ओके। तो ये हमने वाटर लिया और वाटर में हमने क्या डाला, यहाँ पे मिल्क डाला, और जब मिल्क डाला तो मिल्क अच्छे से पहले इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा कोलाइडल बनेगा, क्योंकि मिल्क किसका एग्जाम्पल था, कोलाइड का, ठीक है। तो वाटर के साथ भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। जब इसमें से आप लाइट पास करते हो ना, तो ब्लूइश कलर का टिंज मतलब कि लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, ठीक है। जैसे ब्लूइश कलर का यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक पाथ दिखाई पड़ेगा, तो लाइट की क्या हो गई, स्कैटरिंग, क्योंकि हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, इसको स्कैटर्ड करते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मिल्क, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, टिंडल इफेक्ट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। दिस इंडिकेट्स द मिल्क इज व्हाट, कोलॉइड सॉल्यूशन, ओके। तो ये हमने आपको सारी चीजें बता दी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।